तो नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हालचाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम कह लीजिए या मैकेनिज्म कह लीजिए या फिर एक्सेस कह लीजिए। इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम के बहुत सारे काम हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम काम की बात करें तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। इसमें अगर हम बात करें रेगुलेट करने की, तो पहले हमें यह समझना पड़ता है, मान लीजिए किसी वजह से हमें ब्लड लॉस देखने को मिलता है, तो उससे क्या होगा, हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, साथ ही साथ उसका प्रेशर भी कम होगा। उसको रेगुलेट करने का, उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो आपके रास सिस्टम का है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में इसे हम रास ना बोल के राम बोलते हैं, लेकिन फिर भी किताबों में भी यही देखने को मिल रहा है, तो यही नाम हम लेके चलेंगे। तो इसमें इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा इसकी सारी सिचुएशंस को, तब फिर हम इसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसके लिए पहले हम बना लेते हैं एक सिस्टमिक सर्कुलेशन को। ठीक है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन को। अब मान लीजिए कि कोई पेशेंट है जिसका एक एक्सीडेंट होता है और उस वजह से उसको ब्लड लॉस देखने को मिलता है, उसके बॉडी से ब्लड का लॉस हो जाता है। अब अगर मैं बताऊं तो इस रास सिस्टम को पढ़ने के लिए आपको कुछ ऑर्गन्स के बारे में भी बात करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले देख लेते हैं किडनी है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक आपका लीवर मान के लीजिए, उसके अलावा आपका ये ब्रेन है, ये भी आपका एक अहम रोल अदा करेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक आपका एड्रेनल ग्लैंड नाम से चीज होती है, वो भी आपका इसमें काम देगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो आपका ब्लड सप्लाई है वो आपके किडनी को होता है, किडनी को आपका ब्लड सप्लाई जाता है और किडनी से ब्लड सप्लाई आता है। तो होता क्या है कि मान लीजिए आपका ब्लड का लॉस हुआ तो ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, तो जो ब्लड यहाँ पे जा रहा होता है वो किडनी को बताता है कि भैया ब्लड कम हो गया, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड का प्रेशर कम हो गया। तो किडनी बदले में रेनिन रिलीज करता है और उस रेनिन को कहाँ भेज दिया जाता है, आपका आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन, किसको, रेनिन को। और उसी रेनिन की मदद से वो चीजें कंट्रोल होती हैं। लेकिन ये होता कैसे है, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें किडनी से हटके किडनी के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो कि आपका नेफ्रॉन है उसको लेके बात करनी पड़ेगी। तो चलिए एक नेफ्रॉन बना लेते हैं और उसके साथ बात कर लेते हैं। अब नेफ्रॉन में आपको पता है कि सबसे पहले आपका होता है दैट इज द बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बाद आपको पीसीटी देखने को मिलता है। पीसीटी के बाद अगर आप बात करें तो आपको लूप ऑफ हेनले देखने को मिलेगा। फिर उसका असेंडिंग लेम, डिसेंडिंग लेम, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो अगर हम माने कि जैसे एक आपका एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल तो आप लोग जानते ही होंगे। तो एफरेंट आर्टेरियोल आता है और इफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को लेके जाता है। ये आपका एफरेंट आर्टेरियोल, ये आपका इफरेंट आर्टेरियोल। कुदरत ने, नेचर ने हमें इतने बेहतरीन तरीके से संरचना की है कि जो हमारा नेफ्रॉन है, ईच नेफ्रॉन कैन सेंस द ब्लड प्रेशर। अगर कभी भी ब्लड फ्लो थोड़ा सा भी पुअर होगा तो कुदरत ने, नेचर ने हमारे हर एक नेफ्रॉन के पास एक ब्लड मेजरिंग डिवाइस दे रखी है, एक ब्लड मेजरिंग डिवाइस पुट कर रखी है। ठीक है, चलिए अब ये जो आपके आर्टेरियोल्स हैं ये बने किसके हैं, स्मूथ मसल्स के। इसमें से क्या होता है, कुछ मसल्स आपकी, सॉरी कुछ सेल्स जो हैं वो आपकी मॉडिफाई हो जाती हैं, कुछ सेल्स आपकी मॉडिफाई हो जाती हैं जो कि क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर को सेंस कर पाती हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर कर पाती हैं। दे एक्ट लाइक एज अ बैरोरिसेप्टर, दे एक्ट लाइक एज अ बैरोरिसेप्टर एंड दीस टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज पुल्किंसन सेल, पुल्किंसन सेल। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यही सेल्स जब ये सेंस करती हैं कि ब्लड प्रेशर कम है, पुल्किंसन सेल, तो क्या करती हैं, ये आपका रेनिन रिलीज करती हैं। क्या करती हैं, रेनिन रिलीज करती हैं। व्हाट दे रिलीज, दे रिलीज द रेनिन, दे रिलीज द रेनिन। अब इसके दो काम देखें, ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम किया, इसने हार्मोन रिलीज किया जो कि कहीं और जाके काम किया, तो यानी दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड, यू कैन से इट। उसके अलावा अगर बात करें तो ये रेनिन जो होगा ये रिलीज किया जाएगा। फिर आपका ब्लड फ्लो जो है वो आपका रेनिन को लेके दोबारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। एक चीज और बात करते हैं, अब क्या होगा कि ये जो ब्लड फ्लो है ये यहां पहुंचेगा बोमेन कैप्सूल में। अब बोमेन कैप्सूल में जब पहुंचेगा तो इसका क्या होगा, आपको पता होगा, पोडोसाइट्स वगैरह ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। अब एक चीज बात करते हैं, अगर कोई चीज कम आ रही है, ब्लड फ्लो कम है क्योंकि वॉल्यूम कम है, तो क्या फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा या फिल्ट्रेशन कम होगा,
फिल्ट्रेशन कम होगा। अगर आप ज़्यादा सोच रहे हैं तो दिक्कत की बात है। अब जो ये नेफ्रॉन्स हैं, इनके वॉल्स पे आपके सेल्स पाए जाते हैं। हर चीज़ तो सेल की बनी होती है, तो ये नेफ्रॉन पे भी बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। पीसीटी से लेके आपका डीसीटी तक हर जगह आपको सेल्स देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, जब फिल्ट्रेट आपका इस दिशा में आता है तो इन द प्लेस ऑफ द पीसीटी यहाँ पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। किसका रीअब्जॉर्प्शन? बहुत सारी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता है। वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट द सोडियम। तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। करीब करीब 60 to 70% आपका सोडियम का यहाँ रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। आप एक एवरेज वैल्यू मान लीजिए 65 मान लीजिए। 65% सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ हो जाता है और आपका 25% यहाँ पे हो जाता है। अब बचा कितना हमारे पास? 10%। यहाँ पे पहुंचता है कितना? 10% पहुंचता है। अब एक चीज देखिए, हमारे पास हर जगह नेफ्रॉन के सेल्स थे, लेकिन कुछ नेफ्रॉनिक सेल आपके क्या हो जाते हैं? मॉडिफाई हो जाते हैं। कुछ नेफ्रॉनिक सेल आपके मॉडिफाई हो जाते हैं और बहुत ही डार्क देखने को मिलते हैं। अब ये नेफ्रॉनिक सेल, इन पहले सेल की इनकी बात कर लेते हैं, फिर इनके नाम की बात कर लेंगे। ये नेफ्रॉनिक सेल क्या करते हैं? दे कैन सेंस द सोडियम आयन। दे एक्ट लाइक एज अ कीमो रिसेप्टर। दे एक्ट लाइक एज अ कीमो रिसेप्टर। अब ये जब नेफ्रॉन पे सर्च कर, मतलब पढ़ाई वगैरह चल रही थी, रिसर्च वगैरह चल रहा था, तो जिन लोगों ने भी खोज की उन्होंने देखा क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा डेंस एरिया, थोड़ा डार्क एरिया है। दे आर टॉल एंड द डार्क सेल्स। तो इन्होंने इसका नाम रख दिया क्या? आप सभी लोग भली भांति वाकिफ हैं, मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा, यही नाम रख दिया गया। अच्छी बात है, नहीं तो लोग अपने ऊपर नाम रख लेते हैं। हालांकि हमें एक अच्छा नाम देखने को मिला, खुशकिस्मती की बात है। अब ये सेंस कर सकते हैं सोडियम आयंस को, जो कि यहाँ पहुंचते हैं। अब फिर से हम अपनी सिस्टम को दोहराते हैं। क्या था कि भैया ब्लड का लॉस हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, तो भैया फिर उसके एफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड वॉल्यूम कम आया, ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम कम है, तो क्या होगा? यहाँ पे फिल्ट्रेशन कम होगा, और फिल्ट्रेट जब यहाँ से पहुंचेगा तो रीअब्जॉर्प्शन जो होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? अगर आप सोच रहे हैं कि घटेगा तो दिक्कत की बात है। ब्लड का जो रीअब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे सोडियम का, सॉरी, वो बढ़ जाए। एक एग्जांपल लीजिए, एक पानी बह रहा है, एक नदी बह रही है या कुछ भी बह रहा है, उसमें बहुत सारे सेब रखे हुए हैं। अब आपको सेब उठाना है, तो अगर फ्लो ज्यादा तेज है, फ्लो तेज रहेगा तो आप ज्यादा सेब उठा पाओगे या कम? किस कंपेरिजन? अगर फ्लो धीरे रहेगा तब आप ज्यादा उठा पाओगे या फ्लो तेज में ज्यादा उठा पाओगे? जब फ्लो कम रहेगा तो आप आसानी से ज्यादा उठा पाओगे। तो अगर यहाँ पे फिल्ट्रेट प्रेशर ही कम है तो फिल्ट्रेट धीरे धीरे जाएगा, और धीरे धीरे जाएगा तो ये जो सेल्स हैं दे विल हाईली एब्जॉर्ब द सोडियम आयन। सोडियम आयंस का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और जब सोडियम आयंस का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, यहाँ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, हर जगह पे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, तो जब यहाँ सोडियम पहुंचेगा तो मैकुला डेंसा क्या सेंस करेंगे? कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है। जीएफआर में हो सकता है कोई दिक्कत होगा, सोडियम आयंस में कुछ दिक्कत होगा, कुछ दिक्कत आ रही है, एंड दे विल सेंड द मैसेज टू द पोल्केंसन सेल कि भैया जीएफआर ओफआर में कुछ तो गड़बड़ी है, एक काम करो तुम रेनिन रिलीज करो, एंड दे विल रिलीज मोर रेनिन। दे विल रिलीज मोर रेनिन। समझ में आया? अच्छा, अब एक बात और करते हैं। अब ये डायरेक्ट तो नहीं भेजेंगे, इनके बीच में कुछ और सेल्स पाए जाते हैं। दे आर नोन एज द लेसिस सेल। दे आर नोन एज द लेसिस सेल। यू हैव टू रिमेंबर द टर्म्स। चलिए आगे की बात करते हैं। अब ये मैकुला डेंसा दैट इज अ ल्यूमिनल कंपोनेंट एंड पोल्केंसन सेल दे आर द वेस्कुलर कंपोनेंट। साथ में आपके स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं, दैट इज द लेसिस सेल। द होल थिंग मेक अ apparatus, एंड व्हाट इज दैट नेम? आप जानते हैं बचेगा क्या? जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus। आप इस नाम से वाकिफ थे पहले से? तो ये सारी चीज मिलकर क्या बनाती है? जीजी apparatus बनाती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus बनाती है। अब फिर से एक बार देखते हैं। ब्लड का लॉस हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो ब्लड प्रेशर कम हुआ। उसको सेंस किसने किया? जो आपके एफरेंट आर्टेरियोल थे, जो वैस्कुलर कंपोनेंट था, उसके जो बैरोरिसेप्टिक सेल थे, दैट इज द पोल्केंसन सेल, उन्होंने सेंस किया कि भैया प्रेशर कम है। उसके साथ साथ उन्होंने रेनिन को रिलीज किया, दो काम किया। उसके बाद वो आपका जो ब्लड था वो पहुंचा आपके ग्लोमेरुलस में, वहां पे उसका फिल्ट्रेट हुआ, देन इट गोज टू द पीसीटी, और फ्लो कम होने की वजह से, जीएफआर कम होने की वजह से सोडियम का ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ। और जब वो पहुंचा इस हिस्से में, ये हिस्सा कौन सा है ये भी बात कर लेते हैं। जो आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ डीसीटी है, सॉरी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, और साथ ही साथ डीसीटी का प्रोक्सिमल पार्ट है, वहां पे आपको ये देखने को मिलता है।
अब ये क्या होगा, ये सेंस करेगा कि भैया सोडियम आयन का कंसंट्रेशन जो है वो कम है, और वो क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करेगा टू द किसको, आपके जो पुल्किंसन सेल है उनको, बाय द मीन्स ऑफ द लिसिस सेल। इतनी बातें क्लियर है। ये सारी चीज मिलके क्या करेंगी, आपका एक अपैरेटस बनाएंगे, दैट इज नोन एज द जेजी अपैरेटस। शुक्र मनाइए कि जिसने भी इसकी खोज की अपने नाम के ऊपर नहीं रखा, तभी आपने इतना आसान नाम पढ़ने को देखने को मिल रहा है। अच्छा, तो दो फैक्टर मिल गए जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे थे रेनिन के सिक्रेशन को। एक फैक्टर और है, उसकी भी बात कर लेते हैं। यहां आपका हार्ट जुड़ा हुआ है, कहीं कहीं पे भी मान लेते हैं, यहां आपका हार्ट जुड़ा हुआ है। यू नो अ साइनस दैट इज कैरोटिड साइनस, दैट इज कैरोटिड साइनस। अब ये जो कैरोटिड साइनस होता है मेरे भाई, ये कैरोटिड साइनस के पास भी क्या पाए जाते हैं, आपके बैरो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। दे कैन ऑल्सो सेंस द ब्लड प्रेशर, दे कैन ऑल्सो सेंस द ब्लड प्रेशर, दे कैन ऑल्सो सेंस द ब्लड प्रेशर। तो जैसे इनको पता चलेगा कि भैया ब्लड प्रेशर कम है, दे विल सेंड मैसेज टू आवर लवली सीएन। सीएनएस में कहां पे, इसके वैसोमोटर सेंटर, वैसोमीटर सेंटर पे, कहां पे, सीएनएस के वैसोमोटर सेंटर पे। अब अच्छा, किस किस नर्व के द्वारा ये होगा, ग्लासोफेरेंजियल के द्वारा। किसके द्वारा, ग्लासोफेरेंजियल के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक बात और करते हैं। अब ये ग्लासोफेरेंजियल के द्वारा यहाँ पे मैसेज भेजा गया है, तो ये क्या करेंगे, जो इनके नर्व फाइबर होंगे, दे विल कम अलोंग, दे विल कम अलोंग एंड दे विल स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक आउटफ्लो, सिंपैथेटिक आउटफ्लो। अब ये जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो होंगे, सॉरी वेट सेकेंड, सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो आएंगे, ये आपका प्री गैंग्लियोनिक हो गया, ये आपका बहुत बहुत सारे आउटफ्लो आएंगे, लेकिन हमें सबसे मतलब नहीं है, हमें सबसे मतलब नहीं है, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे जिससे हमें मतलब है, यानी कि वो आपका सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो कि जाके आपके पुल्किंसन सेल को स्टिमुलेट करेगा। तो ये भैया क्या करेगा, आपके जाएगा और आपके पुल्किंसन सेल को स्टिमुलेट करेगा कि भैया और ज्यादा रेनिन का सिक्रेशन करो, और ज्यादा रेनिन का सिक्रेशन करवा देगा। समझ में आई इतनी बात, उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। चलिए एक बार फिर से देखते हैं ये वाला, कि भैया कैरोटिड साइनस ने सेंस किया कि भैया ब्लड प्रेशर जो है वो कम हुआ, दे सेंड द सिग्नल टू आवर लवली सीएनएस, और वहां पे जो वैसोमोटर आपके सेंटर्स होते हैं जो कि आपके मेडुला ऑब्लिंगुएटा में पाए जाते हैं, दे सेंड सम द सिंपैथेटिक फाइबर्स, और उस सिंपैथेटिक फाइबर से आपको सिंपैथेटिक आउटफ्लो देखने को मिलता है, जो कि क्या करते हैं, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक के माध्यम से जाते हैं आपके किडनी में, और किडनी में जो आपके पुल्किंसन सेल्स होते हैं उन्हें और ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं तो रिलीज द रेनिन। अब इतनी बातें अगर आपने समझ में आ गई होंगी, तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, थोड़ी सी ये गैंग्लियन एक दो मिटा लेते हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको मिटा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन है ये, ठीक है, ये कनेक्शन है, इसको अपन इधर से बना लेते हैं, ठीक। अब क्या होता है, अब ये रेनिन इतना ज्यादा सिक्रीट हो गया, रेनिन सिक्रीट हुआ, अब ये रेनिन इफरेंट आर्टेरियोल के माध्यम से कहाँ पहुंच जाएगा, आपके जनरल सर्कुलेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। ये रेनिन आपका यहाँ से सिक्रीट होता हुआ पहुंच गया कहाँ पे, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब रेनिन पहुंच गया पूरी तरीके से, तो अब अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे हमारा लीवरवा है, क्या है, हमारा लीवर है। अब लीवर जो है इसके पास बहुत सारे हेपेटोसाइट्स होते हैं, बहुत सारे हेपेटोसाइट्स होते हैं। अब लीवर का काम क्या है, बहुत सारे काम है, हालांकि बहुत सारे प्रोटीन भी बनाता है लीवर। एल्बुमिन की बात करें, ग्लोबुलिन की बात करें, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन ना, गामा ना, अल्फा बीटा, गामा ना, गामा दूसरी जगह से बनता है। तो वैसे ही एक और प्रोटीन ये बनाता है, दैट इज नोन एज द एंजियोटेंसिनोजन। एटीजी लिख दे रहा हूं जिससे कि जगह कम लिया, एंजियोटेंसिनोजन। अब ये एंजियोटेंसिनोजन जो है दैट इज द पॉलीपेप्टाइड, यू हैव टू नो व्हाट द पॉलीपेप्टाइड इज। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड है। अब कोई भी आपका प्रोटीन है जो हार्मोन होगा, वो किसी ना कोई भी एंजाइम आपके किसी ना किसी सबस्ट्रेट पे ही काम करता है। तो रेनिन जो है, इट कन्वर्ट द एंजियोटेंसिनोजन इनटू द एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1, याद रहेगा इतनी बात। जो रेनिन है दैट कन्वर्ट द एंजियोटेंसिनोजन इनटू द एंजियोटेंसिन 1। अब थोड़ी सी बात करते हैं, यहाँ पे हम एक ऑर्गन बनाना भूल गए हम लोग, जो कि क्या होगा, ये कैरोटिड वाली बात को अब हटा देते हैं, इसको याद रखिएगा अब।
अब हम एक और बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। एक हमारा और ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, एक और ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज द पल्मोनरी, दैट इज व्हाट, दैट इज पल्मोनरी। अब पल्मोनरी की बात करें तो पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं। अब क्या होता है, जब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये जब जाता है आपके लंग्स में, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन 2, इट विल कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन 2। अब हुआ क्या, एक बार एक चीज और बात करते हैं। एंजियोटेंसिनोजन जो था वो पॉलीपेप्टाइड, एंजियोटेंसिन 1 जो था दैट इज अ डेकापेप्टाइड, एंड एंजियोटेंसिन 2 इज द ऑक्टापेप्टाइड। यानी हम इसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हम इसका बार बार ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज किया किसने, आप लोग भली बात ही जानते हैं, पढ़ा रखा होगा आप लोगों ने। क्या इसने, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, लंग्स में यही तो पाया जाता है जो कि कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। अब अगर बात करें कि ये हुआ कहां पे, मैं ऑप्शंस देता हूं आपको, ब्रोंक्यूल्स में, एल्वेलाई में, निमोसाइट में या कैपिलरीज में। बहुत सारे बच्चे एल्वेलाई या फिर निमोसाइट के साथ जाते हैं। अगर आप भी इनमें से हैं तो आप इसको कहीं पे लिखिए और उसके ऊपर क्रॉस बना दीजिए। ऐसा नहीं है, इट हैपेंस इनटू द कैपिलरीज। जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं उनके जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, दे एक्सप्रेस द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और यही एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम दे आर द एक्टो एंजाइम, they are the ectoenzyme, they are ectoenzyme, they break down the angiotensin 1 into the angiotensin 2. Every doctor know this, every doctor know this because the every angiotensin converting enzyme inhibitor drugs जो होते हैं वो इन्हीं पे काम करते हैं, तो हर एक डॉक्टर जानता है, एवरी डॉक्टर नोज दैट, बट गुड डॉक्टर्स नो अ डिफरेंट थिंग। वो भी बात करेंगे, जितने भी आपके इनहिबिटर एंजाइम होते हैं, साइनोप्रिल हो गया, क्विनोप्रिल हो गया, मिजोप्रिल हो गया, ये सारे इसी पे काम करते हैं। लेकिन जो अच्छे डॉक्टर हैं वो एक चीज और जानते हैं कि ये जो आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इट ऑल्सो कन्वर्ट वन मोर थिंग, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट, दैट इज ब्रेडिकाइनिन, ब्रेडिकाइनिन, ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन क्या है, इससे पहले हम जानते हैं एंजियोटेंसिन 2 क्या है। एंजियोटेंसिन 2 इज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है, सिकोड़ती है। तो अगर वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए ये है तो पहले ब्रेडिकाइनिन जान लो। ब्रेडिकाइनिन क्या है, वेसोडाइलेटर है, वेसल्स को डायलेट करती है। तो दोनों एक साथ थोड़ी काम कर सकते हैं, तो किसी एक को रोकना पड़ेगा। तो ये जो आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इट इनएक्टिवेटेड द ब्रेडिकाइनिन, इनएक्टिवेट कर देता है। क्योंकि भैया एक को इनएक्टिवेट करोगे तभी तो दूसरा काम करेगा। बेचारे ने मुंह बना के बैठ गया, मुंह बना के बैठ गया, हमको तो इनएक्टिवेट कर दिया। क्योंकि वैसोडाइलेटर को आप इनएक्टिवेट करोगे तभी वैसोकंस्ट्रिक्टर काम करेगा। इतनी बातें क्लियर है। कहां पे हुआ ये सारी चीज, पल्मोनरी कैपिलरीज में हुआ। हालांकि ये और भी कैपिलरीज में आपको देखने को मिलता है, लेकिन अभी आपके लेवल पे यही है, तो इसी में संतुष्ट रहिए। चलिए, अब इतनी बातें एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हुआ क्या कि भैया ये सिस्टमिक सर्कुलेशन था, कहीं पे ब्लड का लॉस हुआ, उससे क्या हुआ, जो आपके एफरेंट आर्टेरियोल थे उसमें ब्लड वॉल्यूम कम गया, ब्लड प्रेशर कम के साथ गया। तो क्या हुए, जो बैरोरिसेप्टर सेल थे, पुल्किंसन सेल, दे सेंस दैट एंड दे रिलीज द रेन। उसके बाद आपके एफरेंट आर्टेरियोल से आगे बढ़ के ग्लोमेरुलस में पहुंचा, तो कहाँ क्या हुआ, यहाँ पे इसका सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हुआ। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया, जिस वजह से जो मैकुला डेंसा सेल थे, द टॉल एंड डेंस सेल, दे सेंस द डिक्रीज इन द ग्रेडियंट ऑफ द, इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द सोडियम आयंस। और उन्होंने उसको सेंस करके वो फिर दोबारा से पुल्किंसन सेल को उन्होंने मैसेज किया कि भैया और रेनिन सिक्रेट करो, कुछ तो जीएफआर में दिक्कत है, तो उनके द्वारा भी रेनिन सिक्रेट हुआ। उसके बाद हमने बात की थी कैरोटिड साइनस की, जो कि यहाँ बात की थी, मिटा दी गई। कैरोटिड साइनस से आपके ग्लेसोफेरेंजियल के माध्यम से आपके वैसोमोटर एरिया पे मैसेज आता है सीएनएस में, और वहां से आपके सिंपैथेटिक आउटफ्लो आती है, जो कि स्टिमुलेट करती है आपके क्या बोलते हैं पुल्किंसन सेल को टू रिलीज द रेनिन। अब उसके बाद ये रेनिन जो है ये दोबारा से जनरल सर्कुलेशन के माध्यम से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, वेयर इट कंबाइन, इट एक्टिवेट द एंजियोटेंसिनोजन इनटू द एंजियोटेंसिन 1, it convert the angiotensinogen to the angiotensin 1 and it is a polypeptide, it is the decapeptide। फिर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बदला जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम दैट इज रिलीज्ड बाय द pulmonary capillaries, the endothelial lining of the pulmonary capillaries। You have to remember the thing, it is a ectoenzyme। okay, so after that we will talk about this। ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये कर क्या रहा है,
ऐसा क्या कर दे रहा है, इसको निकाल के क्या हो जा रहा है। तो हमारे दो ही काम है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, ब्लड प्रेशर कम हुआ है उसको बढ़ाना है, उसके अलावा जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हुआ है उसको बढ़ाना है। वो कौन करेगा, यही करेगा। चलिए देखते हैं कैसे करता है। ये वाली गाथा हटा लेते हैं, जैसे अपने को थोड़ी सी जगह मिल जाए। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा हमें कंपनसेट करना पड़ेगा। अब क्या है, इसको इसमें अपने को क्या क्या काम कर नहीं है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं जिससे अपने को थोड़ा सा और जगह मिल जाए। ये आपका राइट हार्ट है, ये आपका राइट हार्ट है, ये आपका लेफ्ट हार्ट बना लेते हैं इधर। ये आपके अरोटा है, ये आपका वेना कावा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन होगा, इन दोनों के बीच में कनेक्शन होगा बाय द मीन्स ऑफ द आर्टेरियोल्स एंड द वेन्स। ये आपके वेन्स हैं, ये आपके आर्टेरियोल्स हैं। इन दोनों के बीच में आपकी कैपिलरी बेड पाई जाएगी। होप यू नो दैट, कैपिलरी बेड तो जानते ही होंगे, कैपिलरी बेड आपको देखने को मिलेगी। अब होता क्या है, यहाँ पे एक चीज और बना लेते हैं, लंग्स बना लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा लंग्स बना लेते हैं। अब ये आपकी इसमें गई और यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होके फिर वापस से ये यहाँ पहुंच गई। ठीक है, इतनी बातें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी। ठीक, ये तो नॉर्मल सा हार्ट का है। तो क्या होता है, अब जो आपके आर्टेरियोल्स हैं और जो आपके वेन्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स, दे आर मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स। किसके बने हुए हैं, स्मूथ मसल्स के बने हुए हैं। अब इनके पास क्या होते हैं, एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स होते हैं। एंजियोटेंसिन 2 के यहाँ पे आपको रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे। किसके, एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये आएगा और इन एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर से बाइंड होगा और अपना काम करेगा। इसका काम क्या है, ये उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। एक मजे की बात सुनिए, वेन्स जो होती हैं दे होल्ड द 70% ऑफ द आवर ब्लड ऑफ आवर बॉडी ब्लड। हमारे शरीर में जितना भी खून पाया जाता है उसका 70% होल्ड करती हैं हमारी वेन्स। इसीलिए इनको कहा जाता है ब्लड वेसल्स हैविंग लार्ज कैपेसिटेंस, क्योंकि इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर 70% ब्लड इनमें है और इनको हम दबा देंगे तो क्या होगा, इनके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, इनके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। और इनके अंदर का अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इसके अंदर जो भी ब्लड होगा दे विल गो टू द राइट आर्टरियम, दे विल गो टू द राइट आर्टरियम एंड आफ्टर दैट दे विल गो टू द राइट वेंट्रिकल। समझ में इतनी बात। अगर हम इनको कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, अगर एंजियोटेंसिन 2 इस पे जाके बाइंड होगा, दे इट कॉन्स्ट्रिक्ट देम एंड उससे क्या होगा, आपकी जो ब्लड फ्लो होगी, जो वेनस रिटर्न होगा वो बढ़ जाएगा, जिससे कि आपके राइट आर्टरी में ज्यादा ब्लड आएगा, जिससे कि राइट वेंट्रिकल में भी ज्यादा ब्लड पहुंचेगा। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आपका क्या होगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा, आपका जो वेनस रिटर्न होगा वो ज्यादा होगा, जिस माध्यम से आपके राइट वेंट्रिकल में ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजनेशन होने के लिए ज्यादा जाएगा। ऑक्सीजनेट होके आपके लेफ्ट आर्टरियम में ज्यादा ब्लड जाएगा और लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड जाने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड जाएगा। अच्छा एक चीज सुनिए, लेफ्ट वेंट्रिकल में कब जा रहा है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो उसकी बात कर रहे हैं। अब जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका सिस्टोल होगा। ये पता है, पता है आपके फ्रैंक स्टॉलिंग लॉ कहती है कि जो आपके हार्ट की वॉल हैं उनको जितना ज्यादा आप फैलाओगे उतना ज्यादा वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे बिटवीन द फिजियोलॉजिकल लिमिट। ऐसा नहीं है कि उसको फाड़ देना है, जो फिजियोलॉजिकल लिमिट्स है उसमें अगर आप जितना ज्यादा उसको फुलाओगे उतना ज्यादा तेजी से वो पिचकेगा। यही बात है, जितना ज्यादा आप उसे डायलेट करोगे, जितना ज्यादा आप उसे कॉन्ट्रैक्ट डायलेट करोगे उतना ज्यादा वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। यही बोलता है फ्रैंक स्टॉलिंग लॉ। तो जितना ज्यादा इसके अंदर ब्लड भरेगा, जितना ज्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा वो फूलेगा, और जितना ज्यादा वो फूलेगा उतना ज्यादा वो सिकुड़ेगा, और जितना ज्यादा वो सिकुड़ेगा उतना ज्यादा प्रेशर से क्या करेगा, ब्लड की सप्लाई करवाएगा, उतना ज्यादा प्रेशर से ब्लड की सप्लाई करेगा। एंड व्हाट इज दैट नोन है, व्हाट इज दैट नोन है, दैट इज नोन एज द स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज नोन एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। और जितना ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम उतना ज्यादा कार्डियक आउटपुट, और जितना ज्यादा कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा, तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा। अब कार्डियक आउटपुट अगर ज्यादा तो इससे क्या होगा मेरे भाई, इससे क्या होगा, जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोल प्रेशर है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। जो सिस्टोल प्रेशर है, आपने बीपी नापा है या नपवाया होगा, तो आप देखे होंगे ऊपर सिस्टोलिक लिखते हैं नीचे डायस्टोलिक लिखते हैं, तो सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ गया।
अब एक बात और करते हैं, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द, यहाँ पे भी आपके जो आपके आर्टेरियोल्स हैं इन पे भी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, तो ये इस पे भी जाके काम करेगा, इनको भी क्या करेगा, वही सेम चीज कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, क्या करवाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा। और व्हेन इट मेक इट कॉन्स्ट्रिक्ट द आर्टेरियोल्स, अब आर्टेरियोल्स सिकुड़ गई। अब ये सिचुएशन समझिए, अब जब ड्यूरिंग द डायस्टोल यहाँ पे जो आपके बॉल्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। अब बॉल जो क्लोज हो जाएंगे तो पहले से इसमें ब्लड तो मौजूद होगा, और जो यहाँ पे ब्लड होगा वो पीछे बैकफ्लो तो जा नहीं सकता, वो कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। तो ब्लड वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ रहा है, लेकिन इनके सिकुड़ने की वजह से अगर कोई चीज सिकुड़ी हुई है उसमें से एक ब्लड फ्लो को जाना होगा तो ज्यादा प्रेशर लगेगा ना, प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि पीछे तो जा नहीं सकता तो जाएगा इधर ही और जाएगा इधर ही, लेकिन प्रेशर बढ़ा हुआ है ड्यूरिंग द डायस्टोल, सो ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा किसको, डायस्टोल प्रेशर, किसको कर देगा, डायस्टोलिक प्रेशर को भी इंक्रीज कर देगा। तो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर दोनों इंक्रीज होगा, क्या दिक्कत है, हो गया काम, ब्लड प्रेशर की जो दिक्कत आई थी दोनों हो गई। फिर से एक बार समझते हैं, एंजियोटेंसिन 2 ने पहले वेन्स पे काम किया और वेन्स को कंस्ट्रिक्ट किया, जिससे कि जो वेनस रिटर्न था टू द राइट आर्टरियम वो आपका बढ़ गया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल थे उसमें ब्लड वॉल्यूम ज्यादा आया, उसमें ब्लड की पोरिंग ज्यादा हुई। अब ब्लड की पोरिंग ज्यादा हुई तो अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ उसका कंस्ट्रिक्शन भी ज्यादा होगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो भी तेज होगा, जिससे कि आपका स्टोक वॉल्यूम बढ़ेगा, स्टोक वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आपके कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी और उसकी वजह से आपका सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब यही एंजियोटेंसिन 2 आपके आर्टेरियोल्स के रिसेप्टर पे काम करेगा तो क्या करेगा, उन्हें भी कंस्ट्रिक्ट करेगा, और उस वजह से जो आपका डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, जब यहाँ वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगी तो ये जा तो पाएंगे नहीं, आर्टेरियोल सिकुड़ गई तो उनका भी प्रेशर बढ़ जाएगा ड्यूरिंग द डायस्टोल, उससे क्या होगा, जो डायस्टोलिक प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब इसके आगे की बात करते हैं, क्या बस इतना ही काम है एंजियोटेंसिन का, नहीं, अभी तो बस प्रेशर निपटाएं, वॉल्यूम को तो अपन से किए ही नहीं, वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, वॉल्यूम को भी तो बढ़ाना है ना, वो भी तो अपना काम है ना, चलो उसको भी निपटाते हैं। अब ये थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ये जे एपेटस तो आप समझ ही गए हो, ब्लड का लॉस हुआ। अब दरअसल ये एंजियोटेंसिन इसका एक रिसेप्टर और पाया जाता है, कहाँ पे, आपके एड्रेनल ग्लैंड। ये एंजियोटेंसिन 2 जो है इट वर्क्स ऑन द एड्रेनल ग्लैंड। अब एड्रेनल ग्लैंड में अगर हम ध्यान से बात करें तो एक लेयर होती है जिस पे सेल्स होते हैं, दैट इज व्हाट, जोना ग्लोमेरुलोसा। अब ये एक्टिवेट करेगा किसको, जोना ग्लोमेरुलोसा, और जोना ग्लोमेरुलोसा बदले में क्या रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरोन, क्या रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरोन। अब ये एल्डोस्टेरोन बड़े मजेदार चीज है, एल्डोस्टेरोन मजा कर जाए, इसके बिना कुछ नहीं, ठीक। अब चलो एल्डोस्टेरोन क्या होगा, इट वर्क्स ऑल्सो ऑन द नेफ्रॉन, ये भी नेफ्रॉन पे काम करता है, नेफ्रॉन के किस सेल पे, पी सेल पे, वेट अ सेकेंड, नेफ्रॉन के पी सेल पे काम करेगा, पी सेल मतलब क्या, प्रिंसिपल सेल, नेफ्रॉन के कौन से सेल पे, प्रिंसिपल सेल पे, प्रिंसिपल सेल। अब कोई सेल है तो जाहिर सी बात है उसके पास न्यूक्लियस भी होगा, कोई सेल है तो उसके पास न्यूक्लियस भी होगा। अब इस न्यूक्लियस है तो इसके पास जेनेटिक डीएनए भी होगा, जेनेटिक कोड भी होगा, होगा, चलो भाई बिल्कुल होगा। अब मान लीजिए ये एल्डोस्टेरोन यहाँ पे जा रहा है तो ये एल्डोस्टेरोन का एक रिसेप्टर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एल्डोस्टेरोन का रिसेप्टर पाया जाता है, और ये रिसेप्टर एक चाबी के नुमा होता है, कैसा होता है, एक चाबी के नुमा होता है, ये हम रिसेप्टर बना लेते हैं। अब ये आपका एल्डोस्टेरोन है मान लीजिए, ये एल्डोस्टेरोन इस रिसेप्टर से जाके ये जो आपके चाबी है, इट इज अ एल्डोस्टेरोन ऑपरेटेड रिसेप्टर, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन ऑपरेटेड रिसेप्टर क्या होगा, ये इसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अनलॉक करेगा, और जब ये पहला जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अनलॉक करेगा इट रिलीज अ प्रोटीन, it release a protein that will go and deposit on the basal lateral layer or the basal lateral cells, जो बेसल लेटरल सेल्स हैं उन पे जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। स्टार रूप से बना लेते हैं, बेसल लेटरल, सिर्फ बेसल लेटरल, ठीक है, लेटरली बेसल सेल पे, आपके जो ल्यूमिनल लेयर है, ल्यूमिनल सेल्स हैं उन पे नहीं काम, उन पे जाके डिपॉजिट नहीं होगा, कहां पे, सिर्फ बेसल पे, ठीक है। अब यहां पे ये फॉर्म करता है, ये प्रोटीन जो है दैट फॉर्म घूमने तो आया नहीं, कुछ तो करेगा, क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज बनाएगा,
क्या बनाएगा? सोडियम पोटेशियम एटीपीज। व्हाट इट विल फॉर्म? सोडियम पोटेशियम एटीपीज। सोडियम पोटेशियम एटीपीज करता क्या है? सोडियम को बाहर, पोटेशियम को अंदर। इट एक्ट लाइक एज अ सोडियम पोटेशियम पंप। तो भैया हमारा जो सोडियम है वो आपका साइटोप्लाज्म से बाहर जाएगा और पोटेशियम जो है वो आपका साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। यही तो बात होगी, वो आपका साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। इतनी बातें समझ में आई? तो पहला चाबी घूमा तो क्या हुआ? प्रोटीन निकला और जो आपके बेसल लेटरल सेल्स थे उन पे जाके डिपॉजिट हुआ और वहां क्या फॉर्म किया? सोडियम पोटेशियम एटीपीज फॉर्म किया, दैट विल एक्ट लाइक एज अ सोडियम पोटेशियम पंप। फिर हमने क्या किया? इसी आपके एल्डोस्ट्रॉन ऑपरेटेड रिसेप्टर्स के माध्यम से हमने सेकंड जेनेटिक कोड को अनलॉक किया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अनलॉक किया। तो उससे क्या हुआ? हमारे पास कुछ चैनल्स फॉर्म हुए। कौन से चैनल? सोडियम चैनल। कौन से चैनल? सोडियम चैनल। अब इससे क्या हुआ कि जो सोडियम था, जो भी सोडियम था इन आवर ल्यूमिनल, हमारे ल्यूमिन में जितना भी सोडियम था, ये सोडियम क्या होता है? ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दे विल गो फ्रॉम द ल्यूमिन टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रिंसिपल सेल। ल्यूमिन से कहां जाएगा? प्रिंसिपल सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा। क्यों? जाहिर सी बात है, अगर थोड़ी भी केमिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे कोई सॉल्यूट ज्यादा है, इट विल गो फ्रॉम हियर टू द हियर ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो आपके सोडियम यहाँ पे जितना भी होगा, अब यहाँ पे सोडियम कम है, इसके साइटोप्लाज्म में सोडियम कम है। क्यों? क्योंकि जितना भी सोडियम था उसको हम पंप के द्वारा निकाल देंगे और यहाँ सोडियम जो भी होगा वो यहाँ से कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में जाएगा। और जैसे साइटोप्लाज्म में जाएगा फिर से पंप के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर से पंप के माध्यम से उसे बाहर निकाल देंगे। इतनी बातें क्लियर है? अब आगे की बात करते हैं। तीसरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन अनलॉक होगा तो क्या करेगा? ये एक और चैनल बनाएगा। कौन सा चैनल बनाएगा? पोटेशियम चैनल बनाएगा। अब जो पोटेशियम यहां से अंदर ला रहे थे, जो पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर से प्रिंसिपल सेल के अंदर आ रहे थे, वहां से वो कहां पे आ जाएगा? आपके ल्यूमिन में आ जाएगा। आपके ल्यूमिन में आ जाएगा क्या? पोटेशियम। अच्छा, समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं। एल्डोस्टेरोन से काम हुआ, न्यूक्लियस पे उसने ऑपरेट किया। अब क्या हुआ? सबसे पहले प्रोटीन जो निकला, दे एक्ट लाइक एज अ सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप से क्या हुआ? सोडियम को एक्स्ट्रा सेलुलर जगह स्पेस में भेज दिया गया और वहां से पोटेशियम को साइटोप्लाज्म में ले आया। फिर दूसरा जब अनलॉक हुआ तो क्या हुआ? सोडियम चैनल्स बने। चैनल्स, इससे सिर्फ सोडियम जा रहे हैं। अब सोडियम जितना भी था आपके ल्यूमिन में वो कहां पहुंच गया? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म के माध्यम से जो आपके सोडियम पोटेशियम पंप थे उनके द्वारा ये बाहर भेज दिए गए। कौन? सोडियम कहां पहुंच गया आपका भैया? सोडियम पहुंच गया आपका यहां पे, ठीक। और पोटेशियम जो था वो कहां पहुंच गया? अंदर। सोडियम बाहर, पोटेशियम अंदर। और जो पोटेशियम अंदर आ रहा था वो इन चैनल्स के द्वारा, जो तीसरे के द्वारा रिलीज किया गया, उनके द्वारा ये क्या हुआ? ये कहां पहुंच गए? आपके ल्यूमिन में। कहां पहुंच गए? आपके ल्यूमिन में। पोटेशियम कहां पहुंच गया? आपके ल्यूमिन में, जहां से वो एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? अब एक चीज आपको याद समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा भरोसा रख के सुनिएगा। जो सोडियम है, वाटर हमेशा उसे फॉलो करता है। सोडियम है तो उसे हमेशा पानी फॉलो करेगा। अब एक बात जानो, जो सोडियम है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में रिलीज किया गया तो वहां से वो कहां चला जाएगा? ब्लड में। कहां चला जाएगा? ब्लड में। और सोडियम के साथ साथ क्या चला जाएगा? आपका वाटर भी कहां चला जाएगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो सोडियम और वाटर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके करेंगे क्या? ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। चलो, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। तो क्या इतना ही काम है एंजियोटेंसिन 2 का? ना 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 ना, अभी और काम है, अभी और काम है। इतना आसानी से काम नहीं चलेगा। चलो, अब बात करते हैं, ये एंजियोटेंसिन 2 है, इसका एक रिसेप्टर और पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है मेरे भैया? चलो तो बात कर लेते हैं। ये एंजियोटेंसिन 2 जो है, इसका एक रिसेप्टर और पाया जाता है इन द सीएनएस। और सीएनएस में कहां पे? हाइपोथैलेमस पे। सीएनएस में कहां पे? हाइपोथैलेमस पे। अच्छा, ये हाइपोथैलेमस जो है उसका कुछ एरिया आपका स्टिमुलेट होगा, दैट इज द सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियस। वहां स्टिमुलेशन होगा और वहां से क्या होगा? जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो स्टिमुलेट होगी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी? मजाक नहीं, सही बताइए, ऑक्सीटोसिन मत बोल दीजिएगा। एडीएच रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी? एडीएच रिलीज करेगी। व्हाट इट विल गेट रिलीज? एडीएच। अब एडीएच के काम के बारे में अगर बात करें तो एडीएच का यहाँ नहीं बात करते हैं, अलग जगह बात करेंगे एडीएच के काम के बारे में। तो एडीएच का बस आप भरोसा रखें इसके लिए। ये एडीएच जो है मेरे भाई, ये आपका कहाँ काम करता है?
जो आपका कलेक्टिंग एरिया है वहां जाके काम करेगा, और करेगा क्या, इस कलेक्टिंग एरिया को बहुत ज्यादा परमिएबल बना देगा। किसके लिए? वाटर के लिए। किसके लिए? वाटर के लिए। अब अगर आपने ऑस्मोसिस पढ़ी है, अगर आपने ऑस्मोसिस पढ़ी है, ठीक, अब ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ये कहां जाएगा? ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहां जाएगा? किडनी के रीनल मेडुला पोर्शन में, रीनल मेडुला में जाएगा। और रीनल मेडुला का जो इंटरस्टिशियम होता है दैट इज हाइपर ऑस्मोलर, और अंदर क्या है? हाइपो ऑस्मोलर है। अंदर क्या है? हाइपो ऑस्मोलर। तो जब भी ऑस्मोलरिटी की बात करेंगे तो पोटो पर जाएगा, तब जब भी ऑस्मोलरिटी की बात करेंगे पोटो पर जाएगा। तो ये क्या करता है, जो आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं उन्हें बहुत ज्यादा परमिएबल बना देता है फॉर द वाटर, बहुत ज्यादा परमिएबल बना देता है फॉर द वाटर। अब इससे क्या होगा, जो वाटर होगा वो आपके जो मेडुला इंटरस्टिशियम है वहां पे रिलीज कर दिया जाएगा, वहां पे बहुत ज्यादा वाटर जो है वहां पे पहुंच जाएगा। इज दैट क्लियर? क्या इतनी बातें क्लियर हैं आपको? उम्मीद करता हूं इतनी बातें क्लियर होंगी। इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो आगे की बात कर लेते हैं। अब आगे की अगर बात करें तो यहाँ पे पानी रिलीज होगा, और ये पानी कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। इंटेस्टिशियम में रिलीज करेगा, वहां से ब्लड में जाएगा, और ब्लड से कहाँ जाएगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो ओवरऑल आपके सोडियम सॉरी ब्लड वॉल्यूम दोबारा से इंक्रीज होगा। क्या एंजियोटेंसिन का इतना ही काम है? नहीं, एक और काम जो कि बहुत जरूरी काम है, चलो ये भी समझते हैं। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है इट ऑल्सो वर्क ऑन द, इट ऑल्सो, थोड़ा सा जगह बना अपने को चाहिए, थोड़ा सा जगह चाहिए, इस लीवर को हटा लेते हैं अपन, समझ तो गए ही हैं। और ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है इसको इतना ना घुमा के, तो इसको हटा ही देते हैं, इसको यहीं पे घुमा देंगे अभी, ठीक, इसको मिटा नहीं रहा, घुमा दे रहा हूं, थोड़ा सा जगह कम लगे, ठीक। अब एक चीज देखिए क्या होता है, जो आपके सॉरी जो आपका एंजियोटेंसिन है वो एक जगह पे और काम करता है, कहां पे भैया? वैसोमोटर एरिया पे। जहां जहां काम करेगा मैं ग्रीन मार्कर से मार्क करते चलता हूं, आप लोग देखते चलिए। अब क्या हुआ, यहां पे सबसे पहला कहां काम करेगा? यहां पे इसके रिसेप्टर पाए जाएंगे, जहां पे ये काम करेगा सिंपैथेटिक आउटफ्लो को और तेज करेगा। अब सिंपैथेटिक आउटफ्लो मैंने अभी पहले ही बताया था थोड़ी देर पहले कि ये बहुत जगह काम करते हैं, बहुत जगह मैसेज ले जाएंगे, प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो अगर मैं बात करूं तो एंजियोटेंसिन यहाँ तो काम करेगा ही करेगा, साथ में जो आपके प्री पोस्ट गैंग्लियोनिक हैं उन पे भी काम करेगा। उसके अलावा जो प्री गैंग्लियन सॉरी जो पोस्ट गैंग्लियोनिक हैं उनकी कहीं ना कहीं नर्व एंडिंग होगी। अब ये जो नर्व एंडिंग होगी ये किसी ना किसी टिश्यू पे काम कर रहा होगा, ये किसी ना किसी टिश्यू पे काम कर रहा होगा। अब ये टिश्यू जो होगा, पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ आपका एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर है। यहां भी रिसेप्टर पाया जाएगा, उसके अलावा यहां भी रिसेप्टर पाया जाएगा। अब थोड़ी सी बात समझते हैं, रिसेप्टर्स के माध्यम से है क्या कि यहां पे चीजों को ज्यादा स्टिमुलेट किया जाएगा, यहां भी चीजों को ज्यादा स्टिमुलेट किया जाएगा। अब जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है दैट रिलीज व्हाट? नॉर एपिनेफ्रिन। अच्छा, शुरू में भी हम लोग ने बात किया था ना, सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो था जो आपके पुल्किंसन सेल थे उनको स्टिमुलेट करता था बाय द मीडियम ऑफ द नॉर एपिनेफ्रिन। ये रिलीज करते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, और नॉर एपिनेफ्रिन क्या करते हैं, यहाँ पे आपके बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, बार, ठीक है, बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स। अब ये बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर जो होते हैं, अच्छा यही आपके बीटा ब्लॉकर के लिए का मेन है। जब बीटा ब्लॉकर दिया जाता है इन द केस ऑफ द हाइपरटेंशन तो यहीं पे बात होती है, तो वो स्टिमुलेट करता है फर्दर। तो वही बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे क्या रिलीज करते हैं? नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। किसको? नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। अब जो नर्व एंडिंग्स होते हैं वो रिलीज करते हैं नॉर एपिनेफ्रिन को, नॉर एपिनेफ्रिन अपना काम करता है, उसके बाद उसका 80% वापस से उन्हीं नर्व एंडिंग के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन जब इस पे एंजियोटेंसिन 2 पहुंच जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 पहुंच जाएगा तो पहले तो ये इसे और ज्यादा रिलीज करवाएगा, रिसेप्टर्स हैं यहाँ पे, ये इसे और ज्यादा रिलीज कराएगा। उसके अलावा जो इसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था उसको वो रोक देगा। उसके अलावा ये जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है ये आपके टिश्यू पे भी जा रहा है जहां पे नर्व एंडिंग है। अब ये टिश्यू हो क्या सकती है? दैट मे बी द आर्टेरियल टिश्यू, दैट मे बी द वीनस टिश्यू, और माइट बी इट अ मायोकार्डियल टिश्यू। अब ये अगर इन तीनों में से कुछ भी है तो क्या होगा, यहां पे भी आपके जो बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, उनको क्या करेगा? और ही ज्यादा स्टिमुलेट कराएगा। अब और ज्यादा अगर स्टिमुलेट कराएगा तो उससे क्या होगा, ये आपका वेनस है, मान लीजिए वेनस हो चाहे आर्टेरियल हो, ये स्टिमुलेट होंगे। ये स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा आपका? क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा?
आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट से सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा। उसके अलावा जो यहाँ पे वाटर रिलीज करवा रहे थे, सोडियम और वाटर, इससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका वेनस रिटर्न बढ़ेगा, वेनस रिटर्न बढ़ेगा तो आपका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ा। उसके अलावा यहाँ पे हम परमिबिलिटी बढ़ा रहे थे वाटर की, तो वाटर ज्यादा आपके मेडुला इंटरस्टिशियम में रिलीज हो रहा था, वो भी आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के माध्यम से जो वेनस रिटर्न था, अब क्या हुआ, पानी ज्यादा यहाँ, तो यहाँ पानी ज्यादा, यानी ब्लड वॉल्यूम ज्यादा, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा, तो यू विल गो विद दैट कि आपका राइट आर्टरियम में ब्लड वॉल्यूम ज्यादा, राइट आर्टरियम में ज्यादा तो राइट वेंट्रिकल में ज्यादा, राइट वेंट्रिकल में ज्यादा तो लेफ्ट आर्टरियम में ज्यादा, लेफ्ट आर्टरियम में ज्यादा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा, और वहां से क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ज्यादा तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा, फिलिंग ज्यादा तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा, और फिलिंग ज्यादा तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा, तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा, और कार्डियक आउटपुट की वजह से सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा। इतनी बातें समझ में। एक और काम है, क्या करता है ये एंजियोटेंसिन, इट आल्सो स्टिमुलेट अ सेंटर इन द सीएनएस एंड दैट सेंटर इज द थर्स्ट सेंटर। कौन सा सेंटर, थर्स्ट सेंटर, थर्स्ट सेंटर। अब ये थर्स्ट सेंटर क्या है, जब किसी को आपने देखा होगा, अगर कभी किसी का ब्लड लॉस वगैरह होता है तो उसे प्यास लगती है, वो पानी मांगता है, और अगर आप उसे पानी देंगे वो पानी पिएगा, और उससे क्या होगा, उसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेनस रिटर्न बढ़ेगा, वेनस रिटर्न बढ़ेगा तो ओवरऑल आपकी सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगी। क्या इतनी बातें समझ में। ये था आपका रेनिन का, सॉरी, रस सिस्टम का आपका फिजियोलॉजिकल कंडीशन। हालांकि इसमें पैथोलॉजिकल भी कंडीशन है, जो कि हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हम किसी सेशन में इसके ऊपर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बात करेंगे, जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन। बस अभी के लिए इतना रखते हैं।